नमस्कार, नेक्स्ट आईएएस हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए आज की पहली न्यूज पर चर्चा करते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 11 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। 19वें G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई है। हंगर एंड पॉवर्टी यानी भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन यानी ग्लोबल अलायंस को आधिकारिक तौर पर रियो डी जेनेरियो में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया। इस पहल का उद्देश्य SDG यानी सतत विकास लक्ष्यों के साथ अलाइन करना है। आप जानते हैं कि SDG का टारगेट वर्ष 2030 तक भूख एवं गरीबी को मिटाने के प्रयासों में तेजी लाना है। SDG लक्ष्य को एक बार आप जाके रिवाइज कर लीजिएगा। 17 लक्ष्य तय किए गए थे जिनको 2030 तक पूर्ण करना है। हमेशा ये इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चाहे मेंस एग्जामिनेशन हो, जरूर रिवाइज कीजिएगा, जरूर एक बार देखिएगा। अलायंस देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, वित्तीय संस्थानों और एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सहित 148 सदस्यों को एक साथ लाता है। अब बात करते हैं की पॉइंट्स यानी मुख्य बिंदुओं की। इसकी अगर मेंबर्स की बात करें सदस्यों की, तो सभी देशों के लिए खुली है मेंबरशिप, न केवल G20 सदस्यों के लिए बल्कि सभी देशों के लिए। ऐसा नहीं है कि केवल G20 के देश ही इसके सदस्य हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट यानी रणनीतिक प्रतिबद्धताओं की। आम वितरण के साथ 500 मिलियन लोगों तक पहुंचने, 150 मिलियन बच्चों को स्कूली भोजन का विस्तार करने एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अरबों जुटाने का कार्यक्रम है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 7 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि व्हाई आंध्रा हैज स्क्रैप्ड 2 चाइल्ड रूल फॉर कॉन्टेस्टिंग लोकल बॉडी पोल्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की बढ़ती उम्र की आबादी और कम प्रजनन दर को लेकर चिंता जताई है। इस पर ध्यान देने के लिए नायडू सरकार ने हाल ही में 3 दशक पुराने कानून आंध्र प्रदेश पंचायती राज एवं नगर पालिका अधिनियमों को निरस्त कर दिया, जिसने 2 से अधिक वाले बच्चों वाले व्यक्तियों को लोकल बॉडी के चुनाव यानी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोक दिया था। इस तरह के कानून कई राज्यों ने बनाया था। वर्ष 1981 और 1991 की जनगणनाओं के बीच जनसंख्या नियंत्रण उपायों के निराशाजनक परिणामों के बाद वर्ष 1994 में प्रस्तुत किया गया। यह कानून जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने के व्यापक राष्ट्रीय प्रयास का हिस्सा था। राजस्थान, हरियाणा, ओडिशा और अन्य सहित कई राज्यों ने 2 बच्चों की नीति को अपनाया, लेकिन कुछ राज्यों जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश ने खराब लिंगानुपात के चलते एवं जनसंख्या कंट्रोल के बदले के लिए बदलते राष्ट्रीय दृष्टिकोण के विषय में चिंताओं के कारण वर्ष 2005 में इसे रद्द कर दिया। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था और ये डिफेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि रशिया फायर्ड ICBM आफ्टर बीइंग हिट विद द US मिसाइल कीव। रूस ने यूक्रेन पर हमले के दौरान ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, जो चल रहे संघर्ष में इस तरह के शक्तिशाली परमाणु सक्षम हथियार का पहला उपयोग है। याद रखिएगा, अब रशिया ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है और न केवल नाटो एलाई को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने की कोशिश की है कि अब वो रशिया युद्ध जीतने के लिए किसी भी कीमत पर जा सकता है। ICBM रणनीतिक हथियार है जिन्हें परमाणु वारहेड पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें पारंपरिक वारहेड भी हो सकते हैं और वे रूस के न्यूक्लियर डिटरेंट यानी परमाणु निवारक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। मिसाइलों की रेंज हजारों किलोमीटर है। कथित तौर पर बात करें तो ICBM की रेंज 6000 माइल से लेकर 9300 माइल के बीच होती है, जिससे टारगेट्स कमजोर हो जाता है। यह प्रयोग रूस के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की याद दिलाता है यानी स्मरण कराता है और अमेरिका एवं अन्य नाटो एलाई को एक पावरफुल मैसेज भी देता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये एनवायरनमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कंसेंसस ऑन क्लाइमेट फाइनेंशियल गोल रिमेन्स एलुसिव। बाकू में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता का नवीनतम दौर अपने समापन के करीब है। विकसित और विकासशील देश एक महत्वपूर्ण आंकड़े पर सहमत होने से बहुत दूर है स्थिति है, जिसे मसौदा पत्र X के रूप में दर्शाया गया है, जो जलवायु वित्त यानी क्लाइमेट फाइनेंस के लिए दुनिया के नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी NCQG को परिभाषित करेगा। NCQG वित्तीय सहायता को संदर्भित करता है जो विकसित एवं विकासशील देशों को फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन से दूर जाने एवं क्लाइमेट चेंज से निपटने में सहायता करने के लिए प्रदान करेंगे। विकासशील देशों का तर्क है कि इस ट्रांजिशन फेज यानी संक्रमण काल में खरबों डॉलर खर्च होंगे, जबकि विकसित देशों का दावा है कि
उन्होंने वर्ष 2021 से लेकर 2022 में क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त में $115 बिलियन यानी 115 अरब डॉलर ट्रांसफर किए हैं। हालांकि विकासशील देशों का तर्क है कि ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत वर्ष 2025 तक $100 अरब से अधिक का नया क्लाइमेट फाइनेंस यानी जलवायु वित्त का लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 6 पर और ये एनवायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि कर्व्स इम्पोज्ड ऑन एनुअल टेंपल यात्रा इन बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कर्नाटक के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वेलदकुप्पे श्री महादेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जिसे पहले वर्ष 1970 के दशक में बांदीपुर नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, वर्ष 2007 के दौरान ये टाइगर रिजर्व के रूप में अस्तित्व में आया। यह नाम बांदीपुर नामक एक गांव से लिया गया है जहां टाइगर रिजर्व की प्रशासनिक इकाई स्थित है। अब बात करें इसके लोकेशन की तो ये टाइगर रिजर्व दक्षिणी कर्नाटक के 2 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यानी मैसूर के नंजनगुड और HD कोटे तालुका और चामराजनगर के गुंडलुपेट तालुका में स्थित है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि भारत के नए सीएजी संजय मूर्ति को बनाया गया है। सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार से धन प्राप्त करने वाले अन्य निकायों की रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का ऑडिट करता है यानी प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा परीक्षण करता है। चूंकि यह सीधे संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित किया गया है इसलिए यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सीएजी को आप एक बार जाके पॉलिटी की बुक में रिवाइज कीजिएगा क्योंकि चर्चा में है, तो हो सकता है यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहा है, आगे भी पूछ सकता है। सीएजी इस अर्थ में एक ऑल इंडिया बॉडी है जो यह न केवल केंद्र बल्कि राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को कंट्रोल करता है। सीएजी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट का प्रमुख होता है और पब्लिक पर्स का गार्जियन भी होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में, सीएजी क्या गार्जियन होता है पब्लिक पर्स का? तो बोलिएगा हाँ, बिल्कुल होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 के बीच सीएजी से संबंधित प्रावधानों की चर्चा की गई है। सीएजी की शक्तियां क्या है, सीएजी की ड्यूटी क्या है, सीएजी के विषय में पूरा डिटेल में दिया है, रिवाइज कीजिएगा। भारत के सीएजी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा यानी नियुक्त किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 9th अमूर फॉल्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट फेवर इन मणिपुर। फाल्कन परिवार के छोटे शिकारी पक्षी जिनका वैज्ञानिक नाम फाल्को एम्यूरेंसिस है, याद रखिएगा इसका वैज्ञानिक नाम, हो सकता है यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले, चर्चा में है। ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी होते हैं और सर्दियों की जैसे ही शुरुआत होती है उसके साथ ही अपनी यात्रा की दिनचर्या शुरू करते हैं। अभी ये वहां से निकलेंगे ये अपनी यात्रा पर, जो सभी पक्षी प्रजातियों में सबसे लंबी होती है ये। इनका नाम अमूर नदी के नाम पर रखा गया है जो रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। एक बार आप अमूर नदी की लोकेशन जरूर देख लीजिएगा फिजिकल मैप पे जाकर के। वे दक्षिण पूर्वी साइबेरिया और उत्तरी चीन में प्रजनन करते हैं और मंगोलिया और साइबेरिया लौटने से पहले भारत एवं फिर हिंद महासागर के पार दक्षिण अफ्रीका में प्रवास करते हैं। बात करें भारत में तो नागालैंड में दोयंग झील में ये आकर के रेस्ट करते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ से अपनी आगे की ओर यात्रा शुरू करते हैं। वहां से शुरू करने के बाद गुजरात में रुकते हैं, उसके बाद सीधा ये अफ्रीका की ओर बढ़ चलते हैं। अमूर फॉल्कन के लिए उनके प्रजनन स्थलों से गर्म दक्षिण अफ्रीका का और वार्षिक प्रवास के दौरान एक पड़ाव के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। अब बात करें इनके कंजर्वेशन स्टेटस यानी संरक्षण स्थिति के ऊपर, IUCN इनको लीस्ट कंसर्न यानी सबसे कम चिंताजनक स्थिति में रखता है, क्लासिफाइड किया है और इनको भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड यानी संरक्षित किया जाता है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था और ये इन्वायरमेंट सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि अर्मेनिया ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। ISA यानी अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है जिसे वर्ष 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन में ऊर्जा पहुंच और जलवायु परिवर्तन के लिए एक अस्थायी समाधान के रूप में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ किया गया था। भारत में इसका हरियाणा के
गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। आईएसए का स्थापित किया गया था, जो बहुपक्षवाद, कार्बन तटस्थ भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आईएसए वैश्विक सौर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा और स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, आज के चौड़ी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।